हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर साइंस गुरु द बेस्ट। प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करना। बेल आइकन प्रेस करके रखो ताकि हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। आज की क्लास है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ये पार्ट 2 है इसी टॉपिक पर, यानी सेल की स्ट्रक्चर और फंक्शन यानी संरचना और कार्य। इस पर मैं एक वीडियो पहले बना चुका हूँ, वो पार्ट 1 के रूप में, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ले सकते हैं। मेरी प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएगा वीडियो, तो वहाँ से आप इसका पार्ट 1 देख सकते हैं। आज पार्ट 2 है, जो पार्ट 1 में रह गया था वो आज हम करेंगे। और ये क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है रीट लेवल 1 और 2 के लिए, साइंस मैथ के लिए। आरपीएससी की ईओ, एमओ, आरएस, हाईकोर्ट, एलडीसी, वीडियो, आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, इन सभी कंपटीशन एग्जाम्स के लिए जिनमें जनरल साइंस में टॉपिक है कोशिका की संरचना और कार्य, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। अगर आपको क्लास की पीडीएफ चाहिए तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करके वहाँ से आप सारी क्लासेस की पीडीएफ भी ले सकते हैं। चलो शुरू करते क्लास की, आज की क्लास। तो वहाँ हमने कुछ कोशिकांगों की बात की थी। उस वीडियो में हमने कोशिका की झिल्ली की बात कर ली थी, कुछ कोशिकांग हमने कर लिए थे, माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम्स, इनकी बात कर ली थी। आज हम आगे की बात करते हैं, कवक लवक की बात करते हैं, प्लास्टिड। तो ये जो है प्लास्टिड जो है लवक, ये केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाने वाला कोशिकांग है। तो एक तो ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि वह कौन सा कोशिकांग है जो केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, तो ये लवक है। ये कोशिका द्रव्य में चारों ओर बिखरे हुए रहते और आकार में मुख्यतः अंडाकार, गोलाकार या तस्त्रीनुमा होते। ये भिन्न भिन्न आकार के, जैसे तारानुमा, फीतानुमा या कुंडलाकार हो सकते हैं। और ये 3 प्रकार के लवक होते हैं, अवर्णी, वर्णी और हरित लवक है। अवर्णी यानी जिनमें कोई वर्ण नहीं होता, यानी जो रंगहीन होते। वर्णी लवक यानी जो लाल, पीले, नारंगी यानी हरे रंग को छोड़कर बाकी जो रंगों के होते हैं वो लवक। और हरित लवक जो हरे रंग का होता है वो हरित लवक है। तो एक एक करके तीनों को समझते देखो। अवर्णी लवक ये पौधों के उन भागों की कोशिकाओं में पाया जाता है जो सूर्य के प्रकाश से वंचित रहते हैं, तो वहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता। ऐसे भागों में वर्णी लवक पाए जाते हैं। तो ये भाग जैसे जड़ है, जड़ और भूमिगत तना, ये स्टार्च कणिकाओं तथा तेल बिंदु को बनाने और संग्रहित करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो ये स्टार्च की कणिकाओं को और तेल बिंदु को, यानी ये स्टार्च जो एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है, और तेल बिंदु यानी वसा, इनके संश्लेषण के लिए और इनको संग्रहित करने के लिए काम में आते हैं। अगला है वर्णी लवक यानी क्रोमोप्लास्ट। तो ये रंगीन लवक होते हैं जो प्राय लाल, पीले और नारंगी रंग के होते हैं और पौधों के रंगीन भागों में जैसे कि पुष्प, फल, भित्ति, बीज आदि में पाए जाते हैं वर्णी लवक। अब है हरित लवक, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है पौधों के लिए। तो पौधों के लिए हरित लवक बहुत ही महत्वपूर्ण कोशिकीय संरचना है, क्योंकि इसी में मौजूद वर्णकों यानी क्लोरोफिल की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। तो देखो यहाँ पर 2 नाम आ रहे हैं, एक आ रहा है हरित लवक, एक आएगा पर्णहरित। ठीक है, तो दोनों में क्या अंतर है इसको समझते हैं। देखो, हरित लवक तो लवक है, यानी ये कोशिकांग है, सेल का ऑर्गन है, सेल ऑर्गन है। और ये 3 प्रकार के हो सकते हैं, अवर्णी, वर्णी और हरित लवक हो सकते हैं। अब ये जो हरित लवक है, तो इसमें जो वर्णक होता है, वर्णक यानी जो कलर दे सकता है, जो रंग देता है, वो वर्णक कहलाता है। विच कैन गिव कलर इज कॉल्ड पिगमेंट, वर्णक। तो यहाँ पर अलग अलग रंग के वर्णक होते हैं। तो हरा रंग देने वाला जो वर्णक है उसका नाम है पर्णहरित। तो पर्णहरित पाया जाता है किसमें? इस लवक में। हरित लवक में क्या पाया जाता है? पर्णहरित वर्णक पाया जाता है हरे रंग का। इसके अलावा और रंग के भी होते हैं यहाँ पर, जेंथोफिला, कैरोटीन, उनकी बात करेंगे। लेकिन मेन जो है हरे रंग का जो वर्णक है, जो पौधों की पत्तियों का, जिसकी वजह से रंग हरा होता है, तो वो वर्णक कौन सा है? पर्णहरित है। और पर्णहरित वर्णक कहाँ पाया जाता है? तो ये जिस कोशिकांग में पाया जाता है उस कोशिकांग का नाम है हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न करता है। इस कारण हरित लवक को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। पत्तियां में पाए जाने वाले हरित लवक को रसोई घर कहा जाता है, क्योंकि भोजन बनाता है। हरित लवक में पर्णहरित के अलावा कैरोटीन और जेंथोफिल नाम के वर्णक भी पाए जाते हैं। तो ये वर्णक भी है हरित, पर्णहरित तो है ही है हरे रंग का, इसके अलावा कैरोटीन और जेंथोफिल भी पाए जाते हैं। तो कैरोटीन और जेंथोफिल में से देखो, इनके बारे में बात करते हैं आगे, कि पत्तियों का रंग पीला होने का कारण उसमें कैरोटीन का निर्माण होना है। कैरोटीन की जमाव की वजह से, कैरोटीन के बनने की वजह से जो पत्तियों का रंग है वो पीला हो जाता है। गाजर का जो रंग है, नारंगी रंग, वो भी कैरोटीन की वजह से होता है। और जेंथोफिल जो है वो ज़्यादातर पीला रंग ये भी प्रोड्यूस करता है। तो ये अलग अलग
रंग के वर्णक होते हैं। पर्णहरित में मैग्नीशियम धातु उपस्थित होती है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से बन सकता है कि पर्णहरित में कौन सी धातु पाई जाती है। तो जैसे पर्णहरित एक वर्णक है, ठीक है, एक पिगमेंट है, किस रंग का है, हरे रंग का है, और इसमें कौन सी धातु पाई जाती है, तो मैग्नीशियम पाई जाती है। इसी तरह से हमारे खून में जो एक वर्णक पाया जाता है लाल रंग का, ठीक है, जो लाल रंग का है, जिसकी वजह से हमारे ब्लड का रंग लाल है। आरबीसी में, रेड ब्लड सेल्स में जो रक्त विमाणु है, लाल रक्त कणिकाएं, उनमें पाया जाता है, उनकी झिल्ली पर पाया जाता है, तो उसका नाम है हीमोग्लोबिन है। और हीमोग्लोबिन में जो धातु है उसका नाम है आयरन, Fe, ठीक है, लोहा, आयरन। इसकी कमी से एनीमिया नाम की बीमारी हो जाती है लोहे की कमी से। तो ये धातु वाला क्वेश्चन भी इस तरह से आ सकता है। अगला टॉपिक है, अगला जो सेल ऑर्गन है वो है वैक्यूल्स या रसधानी। देखो, रसधानी या वैक्यूल का मतलब खाली जगह। पौधों की कोशिकाओं में जो प्लांट की सेल्स होती है, पौधों की कोशिकाओं, उनमें एक बड़ी सी रिक्तिका पाई जाती है, रसधानी पाई जाती है। जंतुओं में रसधानी या तो होती नहीं है, या होती है तो बहुत छोटी छोटी साइज की और बहुत कम मात्रा में होती है। इनके क्या काम है, तो इनके बारे में बात करते हैं। देखो कि कोशिका की रसधानियां चारों ओर से एक अर्धपारगम्य झिल्ली से घिरी रहती है, जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। तो टोनोप्लास्ट क्या है, रसधानी यानी वैक्यूल्स की जो झिल्ली है उसका नाम है। रसधानियां छोटी या बड़ी हो सकती है। इन रसधानियों के अंदर ठोस या तरल पदार्थ भरा रहता है। जंतु कोशिकाओं में रसधानियां छोटी होती है, या होती नहीं है, छोटी होती है, जबकि पादप कोशिका में रसधानियां बड़े आकार की होती है। पादप कोशिकाओं की रसधानियों में सेल से भरा रहता है, कोशिका रस भरा रहता है, जो कि निर्जीव पदार्थ होता है। जंतु कोशिका में रसधानियां जल संतुलन का काम करती है, यानी जल का संतुलन, बैलेंस बनाने के लिए। कई बार सेल में अगर अधिक जल है तो वो वैक्यूल में चला जाएगा, रसधानी में, और अगर सेल में पानी की कमी है तो रसधानी से वापस जीवद्रव्य में आ जाएगा। तो जल संतुलन का काम करती है जंतु कोशिका में ये। पादप कोशिकाओं में ये स्फीति यानी टर्जिडिटी और कठोरता प्रदान करती है। तो टर्जिडिटी का मतलब है कि उनको फुला के रखना, पिचकने नहीं देना, है ना। जब बाहर से अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, पानी ज़्यादा आ रहा है, तो टर्गर प्रेशर जो अंदर से जो ये झिल्ली है, कि कोशिका झिल्ली है, इसको ब्रस्ट होने से यानी फटने से बचाने के लिए अंदर से जो बाहर की तरफ जो बल लगता है उसको टर्गर प्रेशर या स्फीति दाब कहते हैं। तो स्फीति बनाए रखने का काम करती है और कठोरता प्रदान करती है। कुछ एक कोशिकीय जीवों में विशिष्ट रसधानियां कुछ अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में भी सहायता करती है। कईयों में इस तरह का काम भी, स्पष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का काम भी करती है। अगला जो हमारा कोशिकांग है वो है तारक काय। तो तारक काय या सेंट्रोसोम इसको कहते हैं। इसकी खोज बावेरी ने 1888 ईस्वी में की थी, और ये केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। तो देखो, केवल पादप कोशिका में पाए जाने वाला कोशिकांग कौन सा है, तो पादप कोशिका में पाया जाने वाला कोशिकांग है लवक, ठीक है, लवक, प्लास्टिड। और ये 3 प्रकार के होते हैं, वर्णी, अवर्णी और हरित लवक। और तारक काय सेंट्रोसोम जो है, ये केवल ऐसा कोशिकांग है जो केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। ये एक बेलन जैसी रचना के रूप में दिखाई देता है, और ये जंतु कोशिका के केंद्र के पास में एक छोटा सा चमकदार क्षेत्र होता है, यानी न्यूक्लियस के बाहर की तरफ एक छोटा सा तारेनुमा सा रचना इसकी होती है, तथा इसमें 1 या 2 सूक्ष्म रचनाएं होती है जिन्हें सेंट्रियोल कहते हैं। तो सेंट्रोसोम में 2 रचनाएं होती है, 2 सेंट्रियोल होते हैं। प्रत्येक सेंट्रियोल के चारों ओर धागे की तरह तारक रश्मियां यानी एस्ट्रल रेज दिखाई पड़ती है। तो न्यूक्लियस के चारों तरफ जो केंद्रक है, केंद्र के दोनों तरफ एक एक ये होते हैं, सेंट्रियोल होते हैं, और सेंट्रियोल से जो है रश्मियां यानी इस तरह से अरेज निकलती है। जैसे सेंट्रियोल तो यहाँ से इस तरह से ये किरणें जैसे निकलती है। ये आगे इनका कोशिका विभाजन में मुख्य योगदान होता है। जब केंद्र का विभाजन होगा तो उस समय गुणसूत्रों को बांधने का काम करेगी ये रश्मियां या अरें। तो इनका जो मेन रोल है तारक काय का, सेंट्रियोल का, तो कोशिका विभाजन के समय है। तो धागे की जवान रश्मियां पाई जाती है। तारक काय जंतु कोशिका के विभाजन में मदद करता है, और ये कोशिका में सीलिया फ्लैजेला के बनने में भी भाग लेता है। तो सीलिया फ्लैजेला बनाने में भी काम करता है, और ये एक लोकोमोटरी ऑर्गेनल है, यानी कोशिका का प्रजनन अंग है, जिसकी वजह से ये लोकोमोशन करता है, एक जगह फिक्स नहीं है इसकी। अगला है माइक्रोट्यूबुल्स। तो ये छोटी छोटी नलिकाकार रचनाएं होती है। सब में जरूरी नहीं है कि पाई जाए, कुछ कई कोशिकाओं में पाई जाती है, कई में नहीं पाई जाती। जो कोशिका द्रव्य में पाई जाती है, ये कोशिका विभाजन के समय स्पिंडल के निर्माण में भाग लेती है। अभी हमने जो तारक ये इनकी सेंट्रोसोम्स की बात की, सेंट्रियोल से जो रश्मियां निकलती है, अरेज जो रेज निकलती है, स्पिंडल फाइबर्स जो निकलते हैं, ये फाइबर्स किन से बनते हैं, माइक्रोट्यूबुल से बनते हैं।
ये सेंट्रियोल, सीलिया, फ्लैजिला आदि के निर्माण में भी भाग लेती है। तो इन्हीं से सेंट्रियोल का, तारकाय का और सीलिया और फ्लैजिला आदि का निर्माण भी होता है। अब हमारा जो मेन कोशिकांग है कोशिका का वो है न्यूक्लियस। ठीक है, अब हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया था। कोशिका की संरचना के सबसे पहले हमने बात की थी इसकी कोशिका की झिल्ली की, सेल मेम्ब्रेन की, और उसके बाद हमने जीव द्रव्य की बात करी और जीव द्रव्य में जो भी कोशिकांग है उन सब की बात करी। अब हम बात करते हैं इसके सेंटर पार्ट यानी केंद्रक की, जो बीचों बीच ज़्यादातर अधिकतर कोशिकाओं में बीच में स्थित होता है। जंतु कोशिकाओं में तो ये बीच में ही स्थित होता है। पादप कोशिकाओं में क्योंकि एक बड़ी सी रिक्तिका रसधानी पाई जाती है इसलिए थोड़ा सा परिधि की तरफ ये खिसक जाता है। तो केंद्र की बात करते हैं। देखो, केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में की थी। कोशिका द्रव्य के बीच में एक बड़ी गोल और गाढ़ी संरचना पाई जाती है जिसे केंद्र कहते हैं। इसके चारों ओर दोहरे परत की एक झिल्ली होती है। तो ये डायग्राम है, आप इसमें देख सकते हो कि केंद्र के किस तरह के स्ट्रक्चर्स है। दोहरी झिल्ली इसके चारों तरफ पाई जाती है। जिस तरह से कोशिका के चारों तरफ कोशिका झिल्ली होती है, दोहरी झिल्ली होती है, उसी तरह से केंद्र के चारों ओर केंद्रक झिल्ली है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, जो भी डबल मेम्ब्रेन है, दोहरी झिल्ली है। और ये जो झिल्ली है इसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं और इसमें जगह जगह अनेक छिद्र होते हैं जिनके द्वारा कोशिका द्रव्य और कोशिका केंद्रक द्रव्य के बीच में पदार्थों का आदान प्रदान होता है। और इसके बीचों बीच जो है, बीच में या साइड में एक डेंस पार्ट होता है, गड़ा सा पार्ट होता है जिसको हम केंद्रिका या न्यूक्लियोलस कहते हैं। और बाकी धागे धागे जैसी संरचनाएं होती है जो आपस में उलझी हुई से रहती है, इसको क्रोमेटिन मटेरियल या क्रोमेटिन जालिका कहते हैं। उसके बारे में बात करते हैं। देखो, तो कोशिका के बीच में एक बड़ी गोल और गाढ़ी संरचना पाई जाती है, इसको केंद्र कहते हैं। इसके चारों ओर दोहरी परत पाई जाती है जिसे केंद्र कल्ला या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। और इसमें अनेक छिद्र पाए जाते हैं जिनके द्वारा केंद्रक द्रव्य यानी केंद्र के अंदर से और केंद्र के बाहर जो कोशिका द्रव्य, इनके बीच में पदार्थों का आदान प्रदान होता है। प्रत्येक जीवित कोशिका में प्राय एक केंद्र पाया जाता है, लेकिन कुछ कोशिकाओं में एक से अधिक केंद्रक भी पाए जाते हैं। और कुछ ऐसी कोशिकाएं जिसमें केंद्रक नहीं होता, जैसे फ्लोएम जो टिश्यू है, फ्लोएम उत्तक जो पादपों में पाया जाता है, तो उसकी जो सीव ट्यूब्स और चालनी नलिका कोशिका पाई जाती है फ्लोएम में, उस चालनी नलिका में कोई केंद्रक नहीं होता। और उसकी कंपेनियन सेल्स जो होती है सह कोशिका, उसका केंद्रक इसकी यानी चालनी नलिका की जो कोशिका उसको नियंत्रित करता है। तो पौधों में फ्लोएम टिश्यू में फ्लोएम उत्तक की जो चालनी नलिका है उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। इसी तरह से कुछ जैसे ऊंट की आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, तो इनके बारे में बाद में बात करेंगे हम आगे। तो एक केंद्रक पाया जाता है, लेकिन कुछ कोशिकाओं में एक से अधिक केंद्रक भी पाए जाते हैं। केंद्र के अंदर गाढ़ा अर्ध तरल द्रव्य भरा रहता है जिसको हम केंद्रक द्रव्य यानी न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। केंद्रक द्रव्य महीन धागों की जाल जैसी रचना पाई जाती है। इस केंद्रक में धागे धागे जैसी संरचना पाई जाती है जिनको क्रोमेटिन जालिका यानी क्रोमेटिन नेटवर्क कहते हैं। ये क्रोमेटिन नेटवर्क जो है, ये जो धागे धागे जैसी संरचनाएं है, ये डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। यानी ये डीएनए, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन जनरली यहाँ पर पाई जाती है गुणसूत्रों में। तो डीएनए और प्रोटीन का बना हुआ यह जाल है। डीएनए आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाते हैं। और ये जो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए के सेगमेंट्स जीन्स कहलाते हैं। और जीन जो है वो लक्षणों की वंशागति करते हैं। एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जो कैरेक्टर्स है वो इसे डीएनए के थ्रू जाते हैं। तो ये आनुवंशिक लक्षणों को अगली पीढ़ी में ले जाने का काम करता है। कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन जालिका के धागे अलग होकर कई छोटी और मोटी छड़ जैसी रचनाओं में परिवर्तित हो जाते हैं। और इन मोटी और छोटी छड़ जैसी रचना को ही गुणसूत्र कहते हैं। तो जैसे ये केंद्रक है और इस केंद्र के अंदर एक जगह केंद्रियोलस है, न्यूक्लिका, बाकी यहाँ पर जो धागे जैसी संरचनाएं बिखरी हुई रहती है, तो ये क्रोमेटिन मटेरियल है। अब ये सेल का जब विभाजन होता है, कोशिका डिवीजन होता है, तो उस समय एक क्रोमेटिन मटेरियल जो है वो छोटा हो जाता है और मोटा हो जाता है, इस तरह की संरचनाएं बनाने लगता है। तो ये इस तरह की जो संरचनाएं बनती है, छोटी मोटी, इस तरह से कंडेंस हो जाते हैं, थिक हो जाता है, मोटा हो जाता है, इन संरचनाओं को हम गुणसूत्र कहते हैं। तो ये गुणसूत्र है। डीएनए अणु में कोशिका के निर्माण और संगठन की सभी आवश्यक सूचनाएं होती है। ठीक है, तो डीएनए के अणु में डीएनए का एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में लक्षणों की वंशागति करता है। तो डीएनए के अंदर वो इन्फॉर्मेशन होती है कि नई कोशिका का निर्माण कैसे करना है, न्यूक्लियस का निर्माण है, बाकी सेल ऑर्गेन्स किस तरह से बनाना है, तो सारी सूचना उसके पास होती है। डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। गुणसूत्र जो है ये डीएनए के बने हुए, और इनमें डीएनए का जो फंक्शनल पार्ट है उसको हम कहेंगे एक क्रियात्मक खंड, डीएनए के एक पार्ट को हम कह देंगे जीन। ठीक है, और अतः डीएनए को तो आनुवंशिक पदार्थ और जीन को आनुवंशिक इकाई कहते हैं। यानी हमारी कोशिकाओं में जो आनुवंशिक पदार्थ है जो एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जाता है,
जो लक्षणों को एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में लेकर जाता है, तो वो आनुवंशिक पदार्थ हमारा क्या है, डीएनए है। और आनुवंशिक इकाई हमारी क्या है, यानी डीएनए जहाँ जिस इकाई पे पाया जाता है तो वो आनुवंशिक इकाई हमारी जीन है। तो जीन तो हेरिडेटरी यूनिट है, आनुवंशिक की इकाई है, और आनुवंशिक पदार्थ हमारा क्या है, डीएनए। केंद्रक कोशिका की रक्षा करता है और केंद्रक कोशिका विभाजन में भाग लेता है। ये कोशिका के अंदर संपन्न होने वाले सभी उपापचयी, मेटाबॉलिक, जितने भी जो एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक रिएक्शंस है, उपापचयी और अपचयी और उपचयी, उन सभी का नियंत्रण करता है। ये इसको कंट्रोल रूम कहा जाता है। ठीक है, कंट्रोल रूम, जैसे पुलिस का कंट्रोल रूम होता है, तो वहाँ से सारी चीज़ें कंट्रोल की जाती है। सेल सेम उसी तरह से हमारे सेल के अंदर जितने भी बाकी जो सेल ऑर्गेनल्स है, उन सभी सेल ऑर्गन्स, सभी कोशिकांग की फंक्शंस को, उनकी जितनी भी एक्टिविटीज़ वो करते हैं, उन सब का कंट्रोल करना, उनको नियंत्रित करना। कोशिका की सभी कार्यों पर जिसका नियंत्रण होता है, तो वो नियंत्रण कक्ष जो है, कंट्रोल रूम, वो क्या है, केंद्रक है। तथा रासायनिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। कुछ जीवों में कोशिकीय जनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये कोशिका के विकास और परिपक्वन को निर्धारित करता है। ये प्रोटीन संश्लेषण हेतु आवश्यक कोशिकीय आरएनए का उत्पन्न करता है। प्रोटीन संश्लेषण के लिए जो आरएनए चाहिए, कोशिका आरएनए, वो केंद्रक में उत्पन्न होता है। केंद्र के अंदर केंद्रक द्रव्य में एक छोटी गोलाकार या अंडाकार संरचना पाई जाती है, जिसको केंद्रिका न्यूक्लियोलस कहते हैं। ये कम सक्रिय कोशिकाओं में छोटी होती है अथवा नहीं पाई जाती है, लेकिन जो अधिक सक्रिय कोशिकाएं या अधिक स्रावी कोशिकाएं होती है, सेक्रेशन का काम जिनका है, जैसे एंडोक्राइन ग्लैंड्स की सेल्स है जो एंजाइम्स का स्रावित करती है या हार्मोन स्रावित करती है, तो उन स्रावी कोशिकाओं में ये बड़ी आकार की केंद्रिका न्यूक्लियस पाई जाती है। ये संख्या में एक या अनेक या कई हजार भी हो सकती है। केंद्रिका में आरएनए का संश्लेषण होता है। तो केंद्रिका में का काम क्या है, आरएनए का संश्लेषण करना। कोशिका विभाजन में केंद्रिका का विशेष महत्व होता है। एक सामान्य कोशिका के केंद्रक में गुणसूत्र लंबे तथा कुंडलित धागे के रूप में दिखाई देते हैं। अब गुणसूत्रों की बात करते हैं तो क्रोमोसोम्स जो है वो लंबे और कुंडलित धागों के रूप में दिखाई देते हैं। कोशिका विभाजन के समय ये स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। पहले जब कोशिका में विभाजन नहीं हो रहा है उस समय ये केंद्रक है, और यहाँ पर जो क्रोमेटिन, इस तरह से क्रोमेटिन जाले का क्रोमेटिन मटेरियल पाया जाता है, मान लो ये न्यूक्लियस है इस तरह। लेकिन जब कोशिका विभाजन वाली अवस्था में आ जाती है तो ये जो संरचना है, ये जो जालक है, क्रोमेटिन नेटवर्क जो है, ये धागे जो वो छोटे और मोटे होकर इस तरह की संरचनाएं बना लेते हैं। इस तरह से वो ऐसे संरचनाएं बना लेते हैं। तो इन संरचनाओं को हम गुणसूत्र कहते हैं। गुणसूत्रों के बारे में और डिटेल से बात करते हैं, देखो क्या और किस तरह से होती है। तो इनकी संरचना आपको डायग्राम से भी साथ साथ में बताता जाता हूँ। ये डायग्राम देखो आप, बेलनाकार आकृति के होते हैं और इसके 3 भाग होते हैं। हर गुणसूत्र के 3 भाग होते हैं, एक तो पेलिकल, एक मैट्रिक्स और एक क्रोमेटिड्स। तो देखो तीनों की बात करते हैं। सबसे पहले आप डायग्राम में देखते जाओ। पेलिकल ये सबसे बाहर का जो आवरण है, उसका कवरिंग है वो है, और मैट्रिक्स पेलिकल के द्वारा घिरा हुआ जो अंदर का भाग है वो पूरा मैट्रिक्स कहलाता है। और मैट्रिक्स के अंदर ये जो कुंडलित ये धागे के समान जो संरचना दिखाई दे रही है ना, ये क्रोमेटिड्स कहलाते हैं। ठीक है, क्रोमेटिड्स या अर्ध गुणसूत्र भी कहते हैं इनको। तो ऐसे 2 धागे समानांतर 2 धागे क्रोमेटिड्स आपको नजर आते हैं इसमें। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है कि ये दोनों जो धागे हैं जिनको हम क्रोमेटिड्स कह रहे हैं, तो इन दोनों धागों में समान संरचनाएं पाई जाती है और ये एक दूसरे के पास में जुड़े रहते हैं। और क्रोमेटिड्स एक स्थान पर एक जगह जुड़े रहते हैं, तो उसको सेंट्रोमियर कहते हैं। सेंट्रोमियर वो स्थान है जहाँ से दोनों क्रोमेटिड जो एक साथ जुड़े हुए रहेंगे। और इसके अलावा इसमें देखो संकुचन भी पाए जाते हैं, प्राथमिक संकुचन या द्वितीय संकुचन इस तरह से पाया जाता है। और इसका जो शीर्ष भाग है गुणसूत्र का, उसको टेलोमियर भी कहते हैं। तो इनकी बात करते थे। चलो ये डायग्राम हो गया, अब आपको एक एक चीज़ें समझते हैं इनको। देखो सबसे पहले पेलिकल। तो गुणसूत्र का सबसे भारी आवरण जो है वो पेलिकल कहलाता है। सबसे बाहर का आवरण पेलिकल है, और पेलिकल के द्वारा घिरा हुआ अंदर का जो भाग है वो मैट्रिक्स है। और क्रोमेटिड्स ये तीसरा पार्ट है कि मैट्रिक्स में गुणसूत्र की पूरी लंबाई में 2 समानांतर कुंडलित धागों के समान रचना पाई जाती है। जो 2 समानांतर ये कुंडलित धागेनुमा रचना पाई जाती है, तो इसको क्रोमेटिड्स या अर्ध गुणसूत्र कहते हैं। प्रत्येक क्रोमेटिड में 2 या अधिक अत्यंत महीन कुंडलित धागों के समान रचनाएं पाई जाती है, जिन्हें क्रोमोनिमेटा कहते हैं।
प्रत्येक क्रोमेटिड के क्रोमेनिमेटा इतने अधिक घनिष्ठता से एक दूसरे से संबंध होते हैं कि वे एक ही दिखाई पड़ते हैं। यानी हर एक क्रोमेटिड में 2 क्रोमेनिमेटा होते हैं और दोनों क्रोमेनिमेटा एक साथ ही दिखाई देते, पास पास रहते हैं। क्रोमेटिड डीएनए एम हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। ये जो क्रोमेटिन है, अर्ध गुणसूत्र जिनको कहते हैं, तो ये डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बनता है। गुणसूत्र के दोनों क्रोमेटिड एक स्थान पर सेंट्रोमियर के द्वारा संयोजित रहते हैं। तो सेंट्रोमियर वो पार्ट है जहां से दोनों क्रोमेटिड एक दूसरे से संयोजित होते हैं, जुड़ते हैं। सेंट्रोमियर एक महत्वपूर्ण रचना होती है जो गुणसूत्र का आकार निश्चित करती है। सेंट्रोमियर की स्थिति कहाँ पर है, जैसे मान लो एक ये है और दूसरा जो वो है क्रोमेटिड वो यहाँ पर है। अगर यहाँ ये सेंट्रोमियर है जहाँ से वो जुड़े हुए ये वो बिंदु है, या इस तरह की संरचना हो सकती है। या मान लो कि यहाँ पर ये क्रोमेटिड है, ये एक क्रोमेटिड है, यहाँ पर सेंट्रोमियर है इस जगह, और अब दूसरा क्रोमेटिड है। तो अलग अलग शेप की इनकी जे शेप में या आई शेप में अलग अलग शेप बनती है इनकी गुणसूत्रों की, तो वो आकृति ये सेंट्रोमियर इनकी निश्चित करता है। कोशिका विभाजन के समय तर्कु सूत्र जो स्पिंडल फाइबर्स से गुणसूत्र को संलग्न करता है, ये जो सेंट्रोमियर है ना, ये सेंट्रोमियर से वो तर्कु तंतु जो सेंट्रोसोम से निकल के आते हैं, ठीक है, तारकाय, जैसे मैंने आपको बताया कि केंद्र के ये केंद्र के जैसे, और तो यहाँ पर जो तारकाय होते हैं सेंट्रोमियर होते हैं, सेंट्रोसोम्स होते हैं। तो यहाँ से जो स्पिंडल फाइबर्स निकल के आएंगे, ये स्पिंडल फाइबर्स गुणसूत्रों का जब विभाजन होता है तो गुणसूत्र के 2 जोड़े बनते। तो ये गुणसूत्रों के किस पार्ट से जुड़ेंगे, सेंट्रोमियर से जुड़ेंगे, सेंट्रोमियर से। जैसे ये सेंट्रोमियर है, मान लो यहाँ से दोनों क्रोमेटिड जुड़े हुए, एक ये इधर एक इधर, तो स्पिंडल फाइबर कहाँ आके जुड़ेगा, सेंट्रोमियर पे जुड़ेगा। सेंट्रोमियर की उपस्थिति के कारण ही गुणसूत्र 2 भागों में विभाजित हो जाता है। प्रत्येक भाग बाहु आम कहलाता है। दोनों बाहों के संधि स्थल पर एक संकुचन यानी कॉन्ट्रैक्शंस होता है, जिसको हम प्राथमिक संकुचन या प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शंस कहते हैं। कभी कभी गुणसूत्रों के बाहों में प्राथमिक संकुचन के अलावा अन्य संकुचन भी देखने को मिलता है, द्वितीय संकुचन भी इसको कहते हैं। गुणसूत्र का जो शीर्ष भाग है उसको हम टीलोमियर कहते हैं। तो टीलोमियर गुणसूत्र का शीर्ष भाग कहलाता है। प्रत्येक जीव की कोशिकाओं के केंद्रक में पाए जाने वाले गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है। हर जीव की कोशिका में कितने गुणसूत्र पाएंगे ये फिक्स है पहले से। जैसे हमारे शरीर की, मनुष्य के शरीर की कोशिकाओं में हर कोशिका में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, केवल जनक कोशिकाओं को छोड़कर। जो गैमेट्स बनते हैं, जो युग्म कोशिकाएं मिलती है, यानी मानव पुरुष में शुक्राणु और महिला में जो अंडा या अंडाणु जो बनता है, एग, इनकी कोशिकाओं में केवल आधे गुणसूत्र होते हैं, 23 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। बाकी सभी कोशिकाएं, जो कायिक कोशिकाएं हैं, जेनेटिक कोशिकाएं, जनन कोशिकाओं के अलावा जो बाकी शरीर की कायिक कोशिकाएं हैं, उनमें हर कोशिका में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ड्रोसोफिला जो मक्खी है उसकी कोशिकाओं में 8 गुणसूत्र, मक्के के पौधे की कोशिकाओं में 20 गुणसूत्र, टमाटर में 24 गुणसूत्र, आलू में 48 गुणसूत्र, तो सब में अलग अलग गुणसूत्र पाए जाते हैं। ये गुणसूत्र सदा जोड़े में रहते हैं। जैसे हमारी कोशिकाओं में 40 गुणसूत्र है तो वो 23 जोड़े बना के रखते हैं, फिर एक जोड़े में 2 गुणसूत्र एक साथ रहते हैं, 2 गुणसूत्र का एक जोड़ा बनता है, जोड़े में रहता है। इस कारण ये दोनों समजात गुणसूत्र होमोजाइगस क्रोमोसोम्स कहलाते हैं। यानी दोनों एक जोड़े के जो 2 गुणसूत्र होंगे तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, समजात होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहलाते हैं। इन दोनों का एक ही काम है। मान लो ये दोनों एक ही लक्षण को निर्धारित कर देंगे। मान लो ये कि ये कलर को डिफाइन करने वाला कि स्किन कलर कैसा होगा, तो उसके लिए दोनों एक इनमें से हो सकता है समजात, दोनों एक साथ कहलाएंगे, तो ये समजात गुणसूत्र कहलाते हैं। एक ही इनका काम होता है, एक ही लक्षण को निर्धारित करते हैं, तो ऐसे समजात है। ऐसी कोशिकाओं के गुणसूत्र जिनमें दोनों समजात गुणसूत्र होते हैं तो उनको डिप्लॉइड कहते हैं। तो ऐसी कोशिका जिसमें समजात गुणसूत्र है, मतलब कि उसमें मान लो ये और ये दोनों गुणसूत्र एक जैसे समझाते हैं तो वो डिप्लॉइड कहलाती है। और युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कई कोशिकाओं की तुलना में आधी हो जाती है, तो ऐसी कोशिका में गुणसूत्र समूह हैप्लॉइड कहलाता है, अगुणित कहलाता है, क्योंकि उसमें 23 गुणसूत्र ही है, ठीक है। तो जोड़े में नहीं है, अलग अलग है सब, 23 अलग अलग गुणसूत्र है। तो ये कोशिका यानी युग्मक जो है, शुक्राणु और अंडाणु जो है, ये कोशिका कैसी अगुणित है, हैप्लॉइड है, क्योंकि उसमें कितने समुच्चय बन रहे हैं, कितने जोड़े बन रहे, केवल 23 ही है, ठीक है। तो 2n यानी डिप्लॉइड, और जिसमें 1 सेट है, ओनली 23 क्रोमोसोम से है, 23 क्रोमोसोम से है,
23 गुणसूत्री है तो वो n है, n मतलब सिंगल वन सेट है, और 2n मतलब डबल सेट है, टू सेट जो, तो उसको डिप्लॉइड कहेंगे द्विगुणित, और इनको अगुणित हैप्लॉइड कहेंगे, जैसे कि शुक्राणु और अंडाणु। अब हम बात करते हैं पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर की। तो एक एक बार मैं आपको पहले बता देता हूँ कि इनमें क्या क्या डिफरेंस है, फिर हम डायग्राम से दोनों कोशिकाओं की चर्चा करेंगे कि इनमें क्या डिफरेंस है। सबसे पहले एक पॉइंट में पादप कोशिका का और एक तरफ जंतु कोशिका के एक एक पॉइंट की बात कर लेते हैं। देखो, ये पादपों में जो विकसित त्रिस्तरीय कोशिका भित्ति पाई जाती है। सबसे पहले पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली के बाहर की तरफ एक एक्स्ट्रा लेयर और होती है, एक एक्स्ट्रा परत होती है जो त्रिस्तरीय होती है, और ये मुख्यतः सेलुलोज की बनती है, यानी कोशिका भित्ति निर्जीव है, अपारगम्य है, सेलुलोज की बनती है, एक्स्ट्रा लेयर है। और जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, बल्कि कोशिका द्रव्य प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही ढका रहता है, यानी इनका जो जीव द्रव्य है उसके बाहर की ओर जो पहली मेम्ब्रेन है वो सीधी क्या है, मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन ही है, कोशिका झिल्ली है, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। दूसरा डिफरेंस दोनों में क्या है कि कुछ पौधों को छोड़कर, जैसे कवक, जीवाणु आदि, बाकी सभी में पर्णहरित पाया जाता है। केवल कवकों में, फंजाई में, जो कि मर्तोपजीवी होते, सड़ी गली चीज़ों से अपने भोजन लेते, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता इनमें। बाकी सभी पौधों में, चाहे वो एल्गी से स्टार्ट कर लो आप, टेलोफाइटा, ब्रोफाइटा, है ना, ये सारे टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स, इन सब में जो क्लोरोफिल पाया जाता है, पर्णहरित पाया जाता है सब में, जबकि जंतुओं में पर्णहरित नहीं पाया जाता है। हमारी कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया इसीलिए नहीं होती क्योंकि पर्णहरित नहीं पाया जाता। तो पर्णहरित वाला डिफरेंस हो गया। तीसरा डिफरेंस है कि पादप कोशिकाओं में सेंट्रोसोम्स नहीं पाया जाता। सेंट्रोसोम जिसका कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण योगदान है, तो सेंट्रोसोम जो है तारक काय, ये केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है, पादप कोशिकाओं में नहीं पाया जाता। तो जंतु कोशिका में केंद्र के निकट ताराकार सेंट्रोसोम पाया जाता है जो कोशिका विभाजन में मदद करता है। तो सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता इनमें। और लाइसोसोम्स, पादप कोशिका में प्राय लाइसोसोम्स नहीं पाया जाता, जंतु कोशिका में लाइसोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, पादप कोशिका में लाइसोसोम्स नहीं पाया जाता प्राय, ठीक है, कुछ में पाए भी जा सकते, जंतु कोशिका में लाइसोसोम्स नहीं पाए जाते। पादप कोशिका में रसधानी या रक्तिका होती है और बड़ी सी होती है, जंतु कोशिका में रक्तिका नहीं होती, और होती है तो फिर बहुत छोटी छोटी शेप में होती है, बहुत छोटे आकार में होती है। और अधिकांश पादप कोशिकाओं में तारक केंद्र नहीं होते, तारक केंद्र जो है वो नहीं होते, जबकि जंतु कोशिकाओं में तारक केंद्र होते हैं। तो ये मेन डिफरेंस थे पादप कोशिका और जंतु कोशिका में। अब हम बात करते हैं कि जंतु और पादप कोशिका में की संरचना कैसी है और उनमें क्या क्या मेन डिफरेंस है। तो मैं डायग्राम से समझते हैं इसको कि जंतु कोशिका में कौन कौन से अंग है और उनको कैसे पहचानेंगे और उनकी क्या क्या फंक्शंस है। तो एक बार डायग्राम से देख लेते हैं इसको। कोशिका का चित्र है और एनसीईआरटी की बुक का ही चित्र है, और कौन कौन से संरचनाएं हैं इसको एक एक करके हम सबसे पहले समझते। देखो, सबसे पहले तो ये बाहर की तरफ तीन स्तरीय ये जो लेयर है इसको हम कोशिका भित्ति कहेंगे। ये एक्स्ट्रा लेयर है, सेलुलोज की बनती है और केवल पौधों में पाई जाती है, जंतुओं में नहीं पाई जाती। इसके बाद में अंदर की तरफ ये जो संरचना है, ये जो परत है, ये है, इसको हम कहेंगे कोशिका झिल्ली। ठीक है, तो कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली के बारे में हमने बात कर ली। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली इसको कहेंगे, और ये कोशिका भित्ति हो गई। अब बाकी ऑर्गेनल्स की बात करते हैं। देखो, सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं, राइबोसोम्स। ये छोटे छोटे जो दाने दाने जैसी गोलाकार संरचना, ये राइबोसोम्स है। ये राइबोसोम्स अंतःपर्तकीय जालिका के ऊपर भी पाए जाते हैं, जो रफ खुरदरी अंतर्वर्ती जालिका उस पर भी पाए जाते हैं। तो राइबोसोम्स प्रोटीन निर्माण का काम करते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री। माइटोकॉन्ड्रिया, ये शू जैसे, जूते के जैसे शेप में ये जो है ये संरचनाएं है, ये माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का शक्तिगृह। क्रेब्स साइकिल से होता है, इसमें 34 एटीपी बनते हैं और दोहरी झिल्ली से ढका हुआ रहता है। अंदर वाली झिल्ली उसमें प्रवर्ध पाए जाते हैं, अंदर की तरफ फोल्डिंग्स पाए जाते हैं, उनको क्रिस्टिकल्स है, और उनके ऊपर F1 कण पाए जाते हैं। और केंद्रीय झिल्ली, यानी केंद्र के चारों तरफ ये जो झिल्ली है वो केंद्रीय झिल्ली है, डबल लेयर होती है ये भी। और गोल्जी उपकंस, ये गोल्जी बॉडी है, इस तरह से स्टेक्स में गट्ठर के रूप में पाए जाते हैं। ये भी स्रावी ऑर्गन है मुख्यतः। केंद्रक, ये मेन इसका कंट्रोल रूम है ही। हरित लवक थाइलेकोइड प्रदर्शित करते हुए, तो ये हरित लवक की संरचना इस तरह की, थाइलेकोइड्स, हरित लवक या थाइलेकोइड्स है। थाइलेकोइड्स पाए जाते हैं इसमें, लेमिना और थाइलेकोइड्स और स्ट्रोमा ये पार्ट्स होते हैं इसके, तो वो आगे की बात है। और ये अंतःपर्तकीय जालिका केंद्र की झिल्ली के बाहर की तरफ ये जो ये अंतर्वर्ती जालिका है, और ये अंतःपर्तकीय जालिका है वो दो प्रकार की होती है, रफ और
स्मूथ। खुरदरी अंतर्प्रदेश जालिका और चिकनी अंतर्प्रदेश जालिका। जो चिकनी अंतर्प्रदेश जालिका है वो चिकनी इसलिए क्योंकि उसके ऊपर कोई भी कण नहीं है, जबकि खुरदरी अंतर्प्रदेश जालिका के ऊपर कण है। कौन से कण है? राइबोसोम्स है। ठीक है, लाइसोसोम्स है, ये लाइसोसोम्स होते हैं। लाइसोसोम जो पाचक एंजाइम जिनमें बड़ा होता है, जिनको आत्मघाती थैली भी कहते हैं। केंद्र कोशिका द्रव्य है ना, कोशिका झिल्ली से लेके केंद्र के बीच में यहाँ पर ये जो तरल गाढ़ा चिपचिपा ये जो दानेदार मटेरियल है, इसको हम कोशिका द्रव्य कहेंगे। हरित लवक क्लोरोप्लास्ट, ये लवक है और हरे रंग का होता है, इसलिए हरित लवक। इसका काम फोटोसिंथेसिस से प्रकाश संश्लेषण करना है। तो ये इसके मेन पार्ट्स हैं। अब हरित लवक जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता, ठीक है, और कोशिका भित्ति है जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। ये जो रिक्तिका बीच में रसधानी है वैक्यूल, ये जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती, या फिर पाई जाती है तो बहुत छोटे आकार की होती है। और ये डिफरेंस हो गया। अब हम बात करते हैं जंतु कोशिका की। तो देखो ये जंतु कोशिका का डायग्राम है आपके सामने। सबसे बाहर की जो संरचना है ये इनको सीलिया या फ्लेजिला या ये कह सकते हैं, ठीक है। और बाहर की जो ये स्ट्रक्चर्स है, ये वाली स्ट्रक्चर है दोहरी लेयर, इसको कोशिका की झिल्ली सेल मेम्ब्रेन कहेंगे। और ये किसकी बनती है? प्रोटीन और वसा लिपिड की बनती है। दो परतें प्रोटीन की होती है और उनके बीच में एक परत जो है वो लिपिड की होती है। और यहाँ पर भी वही ऑर्गन है जो वहाँ पर थे, केवल सेंट्रोसोम्स जो है वो यहाँ पर पाया जाता है, वहाँ पर नहीं पाया जाता। और हरित लवक यहाँ नहीं पाया जाता, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। तो एक एक करके देखो, इनके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ से शुरू करते हैं। प्लाज्मा झिल्ली सबसे बाहर वाली की तरफ है। केंद्र तारक केंद्र, ये तारक केंद्र ये है जो आगे चल के दोनों तरफ चले जाएंगे एक एक, और स्पिंडल फाइबर बनाएंगे जब कोशिका का विभाजन होगा उसमें। लाइसोसोम एक झिल्ली से गिरी हुई संरचना है और इसमें पाचक एंजाइम परे जाते हैं। राइबोसोम्स ये प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन बनाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का शक्तिगृह। और खुरदरी अंतर्प्रदेश जालिका जिसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं है। कोशिका द्रव्य, ये जो है कोशिका द्रव्य है। और केंद्रक, ये बीच में दोहरी झिल्ली से, और केंद्र की दोहरी झिल्ली होती है। चिकनी अंतर्प्रदेश जालिका जिसके ऊपर राइबोसोम्स। गोल्जी उपकरण जो स्रावी अंग के रूप में काम करता है, तो ये कहलाते हैं गोल्जी उपकरण, ठीक है। तो ये सारे कोशिकांग है। तो इस वीडियो में हमने सेल की बात करी, सेल के ऑर्गेनल्स की बात करी, हमने लवक की बात करी, केंद्रक की बात करी, गुणसूत्रों की बात करी, और साथ में हमने बात करी रसधानी की, माइक्रोट्यूब्यूल्स की, इन सारे ऑर्गन्स की बात करी। और जंतु कोशिका और पादप कोशिका में क्या डिफरेंस है इनको भी हमने समझा। तो ये सेल वाला टॉपिक यहाँ खत्म हो गया। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में सेल के फंक्शंस और इसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोर देन 200 क्वेश्चंस होंगे जो अभी तक के कंपटीशन एग्जाम्स में आए हुए और जिनके आगे भी आने के सबसे ज़्यादा चांसेस है। तो अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो लाइक जरूर करना है। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।